गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं बच्चों। बच्चों, हमारी इनकम टैक्स की कुछ अमेंडमेंट्स पेंडिंग थी। जो बच्चे रीपीयर थे बच्चों, रीपीयर बच्चे की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं 2 महीने पहले। लेकिन जो रेगुलर बैच था, मतलब जो बैच रेगुलर क्लास में चला है मई 2020 का, उसकी अमेंडमेंट्स हमारी पेंडिंग थी। और लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं वो हमें 30-40 दिन इफेक्ट कर गई। एज अ रिजल्ट अब पेपर भी काफी डिले हो गए हैं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये जो अमेंडमेंट है ये नॉर्मल बैच के लिए, रीपीयर के लिए नहीं। जिसने पहले पेपर दिए हैं वो बच्चा रह गया है, उनको ये अमेंडमेंट नहीं दिख रही। रीपीयर की ऑलरेडी हम अमेंडमेंट कर चुके हैं। ये नॉर्मल बैच की अमेंडमेंट है। नॉर्मल बैच वालों को देखनी है जो हमारी क्लास के बच्चे हैं, और बहुत थोड़ी अमेंडमेंट है, कुछ खास अमेंडमेंट नहीं। सेकेंड थिंग बच्चों, एज यू नो पेपर अब आपके जुलाई अगस्त में चले गए हैं, जो मई अटेम्प्ट के थे। बच्चों सफिशिएंट टाइम है। स्कैनर का एक एक क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन प्लीज आप पढ़िए। आपको गॉड ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपनी नॉलेज एनहेंस करने की, डिटेल पढ़ने की, अकाउंटेंसी, कोस्टिंग, टैक्सेशन, लॉ एक्सेट्रा। प्लीज अपनी स्टडी ठीक से करें और बिल्कुल घबराइए मत। टाइम आपके पास पूरा है और तसल्ली से प्रिपरेशन करिए कि इस बार रिजल्ट हमें एट 100% श्योरिटी से कि हमें इसको पास करके चलना है। सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। तो बच्चों, ये जो अमेंडमेंट्स है नॉर्मल बैच के लिए, कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, बहुत थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है मैंने आरटीपी से ली है, तो आपके सामने जो मैं पेज रख रहा हूं, आप आरटीपी खोल लो। आरटीपी में 3-4 पेजेस शुरू के, वो अमेंडमेंट आपके पास है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चेंज आया है आरटीपी से अकॉर्डिंग हम लें, अगर हमारे पास पहला चेंज आया है टैक्स के रेट में। टैक्स के रेट में जो एसटीसीजी, एलटीसीजी से रिलेटेड बच्चों, हमने मॉड्यूल 1 में हमने टैक्स के रेट्स पढ़े इनकम टैक्स के, ठीक है, और वो हमने ठीक से कवर भी किए, नो डाउट। लेकिन बच्चों हुआ क्या, आपने देखा कि सरचार्ज का रेट काफी बढ़ गया। सरकार ने सरचार्ज का रेट काफी बढ़ा दिया बच्चों, और आपने देखा कि अलग अलग 4 रेट हो गए सरचार्ज के। तो एज ए रिजल्ट जो इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसको लगा कहीं ना कहीं इसकी सरचार्ज की वजह से उसकी टैक्स लायबिलिटी काफी बढ़ रही है। तो बीच में जब इकोनॉमी को थोड़ा असर हुआ और इन्वेस्टर ने थोड़ा सा दिखाया अपना गुस्सा टूवर्ड्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो सरचार्ज के रेट्स हैं उसके अंदर टैक्स के रेट्स को चेंज कर दिया और नए रेट्स दे दिए। इसको आप जरूर पढ़ना। इसके ऊपर आरटीपी में ओएमआर भी है, और बच्चों 1 नंबर का हम ओएमआर इससे एक्सपेक्ट करते हैं पेपर में रेट को लेके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ओएमआर से रिलेटेड 1 नंबर का हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसको जरूर पढ़ना। अब मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इसमें कॉलम लिखा है वी आर टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A या 112A, 111A या 112A। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर जो होते हैं आपके पास, जो शेयर लिस्टेड होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड लिस्टेड होता है। शॉर्ट टर्म का रेट आपको पता है बच्चों, हमारे पास 15% होता है, और लॉन्ग टर्म का हमारे पास 10% होता है 112A में। बस फर्क इतना है, लॉन्ग टर्म के अंदर जहां रेट गवर्नमेंट ने 10% किया है वहां पे इंडेक्सेशन आपको मिलती नहीं है 112A के अंदर, जहां पे 1 लाख तक का गेन क्या होता है, एग्जाम होता है, ठीक है। वहां पे सरचार्ज का जो रेट है 10% है, 10% है। अगर इन्होंने कहा आपके पास अगर आपके कंपोनेंट्स, इसमें इन्होंने लिखा 112 111A और 112A, ये 10% होगा सरचार्ज। मैं इनकम टैक्स के रेट की बात नहीं कर रहा। जो कैपिटल गेन का रेट है शॉर्ट टर्म पे 15% है, एसटीडी पेड 111A में, और 112A में लॉन्ग टर्म का जो रेट है 10% है विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। तो वो चेंज नहीं है, चेंज सरचार्ज है। तो प्लीज फोकस करना, सरचार्ज में चेंज है। सरचार्ज जो 4 रेट थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, इनके अलग सरचार्ज है, ठीक है। इन्होंने कहा अगर आपकी इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग आपकी टोटल जो टोटल सारी इनकम है, अगर इन इनकम को मिला के 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ के बीच में है, सारी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सारी इनकम मिला के, जिसमें ये इनकम भी है 111A 112A की, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है, तो उस केस में रेट कितना होगा आपके नॉलेज के लिए 10% होगा। एग्जांपल दिए इंस्टीट्यूट ने, शॉर्ट टर्म कैप गेन 30 लाख, लॉन्ग टर्म कैप गेन 25 लाख, ठीक है, अदर इनकम 40, तो 30 और 25 55 लाख, और 55 40 कितना हो गया 95 लाख।
तो टोटल इनकम 50 से तो ऊपर होगी, 1 करोड़ से क्या हो गई, कम हो गई, और जिसमें शॉर्ट टर्म गेन भी है, लॉन्ग टर्म गेन भी है, तो सरचार्ज का रेट कितना होगा, 10% लग के चलेगा। तो जो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा टोटल इनकम पे वो 10% होगा। मतलब अगर आपके पास दूसरी इनकम भी है हाउस प्रॉपर्टी की पीजीबीपी पे, तो आप पे बढ़ा हुआ सरचार्ज नहीं लगेगा, आपके सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मतलब उस इनकम के ऊपर सरचार्ज सिर्फ 10% ही लगेगा, बाकी जो रेट्स है टैक्स के वो, लेकिन सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो आप सेकंड रेट पे आपके नहीं आकर चलोगे, जो वहां 4 रेट थे सरचार्ज के। तो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1 करोड़ से ऊपर है और 2 करोड़ तक है, ठीक है, 1 से ऊपर है, 2 से ऊपर है, तो आपके पास जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा सरचार्ज का। इन्होंने एग्जांपल दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 और 65 कितना हो गया, 125 और 50 कितना हो गया, 175। तो आप देखो इनकम टोटल 1 करोड़ से ऊपर और 2 करोड़ से नीचे, इसमें शॉर्ट टर्म गेन भी है लॉन्ग टर्म, तो टोटल इनकम जो आपके पास है उसका रेट कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। सरचार्ज का रेट 15 लगेगा। मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैप गेन का सरचार्ज अलग हो जाएगा, लॉन्ग टर्म टोटल इनकम पे जो सरचार्ज का रेट है वो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, उसमें शॉर्ट टर्म गेन भी है लॉन्ग टर्म गेन, तो 10%। 1 से 2 करोड़ के बीच में है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी इसके अंदर है, तो रेट कितना होगा टोटल इनकम पे, जो सरचार्ज का रेट होगा वो 15% होकर चलेगा। ठीक है बच्चों, डन है, पॉइंट क्लियर है। तीसरा, अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, इन सेक्शनों को एक्सक्लूड करके, अब एक्सक्लूड करना है थर्ड कैटेगरी, पहले दो कैटेगरी में इंक्लूड था, पहले दो कैटेगरी में इंक्लूड था, वहां से 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 10 और 15, ठीक है, सरचार्ज करे टोटल इनकम पे। अब इन्होंने कहा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, इस इनकम, दो इनकम को छोड़ के, इनकम 2 करोड़ है से 5 करोड़ के बीच में, 2 से कितने हैं, 5 करोड़ के बीच में, इस इनकम को छोड़ के, तो रेट ऑफ सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स पेबल ऑन पोर्शन एप्लीकेबल टू टैक्स अंडर दिस सेक्शन। इन्होंने कहा तो वैसे आपका सरचार्ज का रेट कितना होगा, 25% होगा, और यहाँ पे नोट एक्सीडिंग कितना होगा, 15 होगा, कितना होगा, 15 होकर चलेगा। इसका मतलब क्या हो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक पर्सन है, उसकी इनकम, अदर इनकम 3 करोड़ है, 2 करोड़ से ऊपर होगी, 5 से नीचे होगी, अदर इनकम, इस इनकम छोड़ के, और इसमें ये दो इनकम भी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैप गेन 111 112 ए। तो सरचार्ज जो लगेगा 15% तो लगेगा शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे, और 25% लगेगा किसके ऊपर, 3 करोड़ पे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी इनकम 2 करोड़, आपकी ये दो स्पेशल रेट वाली इनकम जो एसटीसीजी या एलटीसीजी है 111 ए और 112 ए में, वो जो इनकम है आपकी 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन की इनकम, तो भैया कैपिटल गेन पे तो रेट होगा अपना सरचार्ज का कितना, 15, और बाकी इनकम पे रेट कितना होगा सरचार्ज का, 25, जो नॉर्मल रेट होता है आपके पास। ठीक है, ध्यान रहेगा, समझ आई बात। चौथे केस में देखो, आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है एक्सक्लूडिंग, अब क्या शुरू आया, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब लॉन्ग टर्म कैप गेन, एसटीसीजी को हटा दो, एसटीसीजी एलटीसीजी को हटा दो, एक्सक्लूडिंग 5 करोड़ से ऊपर है, तो 5 करोड़ से ऊपर है, तो बच्चों देखो उस केस में नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल सरचार्ज लगेगा, और बच्चों बाकी पे ऊपर कितना लगेगा, स्पेशल के ऊपर सरचार्ज का रेट कितना होगा, 15 होगा। मतलब एसटीसीजी 50 लाख है, एलटीसीजी 65 लाख है, अदर इनकम 6 करोड़ है, तो 5 करोड़ से ऊपर हो गई, इसको हटा के स्पेशल इनकम को, तो 6 करोड़ के ऊपर तो लगेगा 37%, जो नॉर्मल स्लैब का 5 करोड़ से ऊपर 37% आता है इंडिविजुअल में, और इसके ऊपर कितना लगेगा, 15% लगेगा। मतलब अगर हम चारों सिचुएशन को देखें ना, चारों सिचुएशन, अगर असेसी छोटू है, छोटू असेसी, छोटा असेसी का मतलब ये है इनकम 2 करोड़ से आपके नॉलेज के लिए कम है, तो भैया उस केस के अंदर अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैप गेन लॉन्ग टर्म गेन, तो सारे इनकम पे सरचार्ज, सारे इनकम पे सरचार्ज 10 है। अगर आपकी इनकम 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो सारे इनकम पे आपके पास कितना है, 15, लेकिन आप 2 करोड़ से ऊपर चले गए और 5 करोड़ के बीच में आपकी इनकम है, अदर इनकम, इनको छोड़ के, तो भैया स्पेशल रेट वाले जो रेट है एलटीसीजी एसटीसी, उस पे सरचार्ज 15, और नॉर्मल इनकम जो होगी उस पे जो रेट होगा, क्योंकि 2 से 5 के बीच में 25 है और 5 करोड़ से ऊपर कितना है, 37% का सरचार्ज है, तो ये आपके पास रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो समझ आया बच्चों पॉइंट सभी को। हमारे पास और पांचवा केस,
वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग, आपके जो इनकम है इंक्लूडिंग इस सेक्शन में इन दोनों में एक्सीड 2 करोड़, और ये इन केसेस में फॉल नहीं करती, मतलब आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस इनकम को 2 करोड़ से ऊपर है। मतलब देखो एसटीसीजी आपके पास 60 लाख और एलटीसीजी 55 लाख और अदर इनकम दिस, तो टोटल होगी आपके पास, मेरा मानना है 2.25, तो इस पे रेट कितना लगेगा 15% लगेगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, मतलब जो ऊपर वाले केसेस में नहीं कवर होते, ठीक है, उसमें ये था कि आपकी नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पे नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से क्या है नीचे है, 2 करोड़ से नीचे है, तो नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, तो भैया 2 से 5 के बीच में है, तो भैया आपके नॉलेज के लिए ये देखो वहां पे नॉर्मल इनकम की बात थी, तो नॉर्मल इनकम आपके पास 2 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस के अंदर तो भैया आपको नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल सरचार्ज, उस पे 15% सरचार्ज, उस पे 37 और उस पे 15, पर यहाँ पे टोटल इनकम जो आपकी है ना इंक्लूडिंग 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन नॉर्मल इनकम 2 करोड़ से नीचे, टोटल 2 करोड़ से इंक्लूडिंग वर्ड है, तो यहाँ पे रेट कितना है 15। तो अगर मैं अदरवाइज समझाऊं ना, जो एसटीसीजी एलटीसीजी है, एसटीसीजी एलटीसी इस पे जो सरचार्ज हुआ हर केस में 15 हुआ, एक केस में 10 हुआ, अगर टोटल इनकम की इंक्लूडिंग दिस 50 लाख से कितनी है 1 करोड़, तो 10 हुआ, ठीक है, समझ आई बात। बाकी हर केस में कितना हुआ 15 हुआ। तो बच्चों इसको प्लीज आप ठीक से लर्न करना, पहले 2 केस इंक्लूडिंग है, वहां पे टोटल इनकम पे 10% या 15% सरचार्ज टोटल पे सब पे, लेकिन थर्ड और फोर्थ केस में नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल सरचार्ज और स्पेशल इनकम पे 15%, और फिफ्थ केस में कितना 15% आपके नॉलेज के। एक बार इसको रीड कर लो आप, आरटीपी आपके पास है, एक बार रीड कर लो फिर आगे चलो प्लीज। एक क्वेश्चन आना चाहिए ओएमआर में, प्लीज इसको पढ़ना ठीक से, ठीक है, रेट्स को लेकर। चलो देख लिया आप लोगों ने, डन है, चलिए आगे। सेकंड चेंज है बच्चों, थोड़ा सा चेंज है हल्का सा पीजीबीपी में। बच्चों पीजीबीपी के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं है, जो हमने पढ़ा बिल्कुल अमेंडेड पढ़ा क्लास में। इसमें इन्होंने जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना मोटर व्हीकल पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने कहा अगर कोई भी मोटर बसेस, लॉरीज, मोटर टैक्सी यूज इन रनिंग ऑफ देन ऑफ हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग 23/8/19 से 31/3/20 एंड पुट टू यूज बिफोर 31/3/20, तो डेप्शन का रेट 45 हो जाएगा। और मोटर कार अदर देन दोज इन बिजनेस ऑफ रनिंग ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग 23/8/19 टू 31/3/20 एंड पुट टू यूज दिस, तो उसका 30 हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा, नीचे लिखा फॉर मोटर कार अदर देन दोज यूज इन बिजनेस ऑफ रनिंग ऑन हायर और पुट टू यूज आफ्टर दिस एक्सेप्ट कवर इन टू, अतः रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड कंटिन्यू भी कितना 15%। देखो इन्होंने कहा बच्चों अगर आपके पास बसेस हैं, मोटर लॉरीज हैं, टैक्सीज हैं, जो कि आप हायर पे देने का बिजनेस है आपका, ठीक है, अगर इस पीरियड में आपने लिया तो रेट इसका बढ़ा दिया बच्चों, कितना हो गया 45% कर दिया गया। और मोटर कार अदर देन दोज इन रनिंग ऑफ बिजनेस ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्रॉम 23/8/19 टू 31/3/20 एंड पुट टू यूज बिफ, उसका 30%। और नीचे लिखा है जो मोटर कार अदर देन यूज इन बिजनेस एंड रनिंग देन हायर और पुट टू यूज ऑन और आफ्टर 1/4/90 एक्सेप्ट इन अबव, उसका रेट। वैसे मोटर कार का रेट कितना था 15, और अगर वो हायर पे देता 30 था, तो यहाँ पे मोटर कार का रेट बढ़ा दिया है। जिनको ने इस पीरियड के बीच में हायर में दिया है उसका 45 हो गया है, और जिसका हायर का बिजनेस नहीं इस पीरियड में रेट कितना हो गया है 30%। तो ये भी आपको ओएमआर में आ सकता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, तो आपको मोटर बसेस, मोटर लॉरीज देखनी पड़ेगी एक्वायर, अगर 23/8/19 से 31/3/20 के बीच में लिया है हायर का बिजनेस तो रेट 45, और अगर 3 नवंबर के बाद है तो आपको पता हाफ रेट हो जाएगा। और अगर उसकी इस पीरियड में इसके अलावा मोटर कार है, बसेस हैं, तो बच्चों रेट कितना होगा 30। और अगर इस पीरियड से पहले लिया है, मान लो आपने 23/8/19 से पहले, तो 15% जो डेप्शन का रेट था मोटर कार के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को फायदा दिया है, मोटर कार पे इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या करा है प्रोवाइड करा है। इसका एक लॉजिक ये भी है बच्चों, जीएसटी के अंदर मोटर कार का आईटीसी नहीं मिलता, तो आईटीसी ब्लॉक हो रहा है, तो डेप्शन की फॉर्मेट में बढ़ा के रेट सरकार आपको ज्यादा टैक्स में क्या दे रही है बेनिफिट देकर चल रही है। तो सिंपल सा टॉपिक है। फिर नेक्स्ट बच्चों कैपिटल गेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है आपको पता ही है 289 है। हमने क्लास में क्वेश्चन इसी के हिसाब से करे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो 289 हमारा मल्टीप्लाई जो ईयर है 1920 फाइनेंशियल ईयर उसका 289 है, ये आपको पता ही है। तो इन्होंने वैसे दिया है लेकिन हमने ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ के चला है, ठीक है। फिर आपके पास टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स, बच्चों टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये कवर्ड है ऑलरेडी।
और जो इसका पार्ट हमने करना था ऑलरेडी हम टीडीएस में कर, तो यहां से हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ऑलरेडी एडवांस में लिखा हुआ है टीडीएस ऑन कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और आपको अगर मैं रिमाइंड करा दूं, अगर 1 करोड़ से ऊपर आप कैश विड्रॉल करते हो, 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल करते हो तो 2% टीडीएस का रूल है। ये अगर आप कोई भी जो आपके अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट्स है, उनमें से आप निकालते हो, तो कैश विड्रॉल्स के ऊपर बच्चों टीडीएस आया है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हमें अलग से कुछ नहीं, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ अलग से बात नहीं है। फिर आपके पास किसको क्रेडिट करना है, यूसी का पार्ट ऑलरेडी डन है। फिर बच्चों नेक्स्ट चेंज है आरओआई के चैप्टर में। आरओआई में ये भी कुछ नहीं है खास, मैनर अलॉटमेंट ऑफ पेन, पर्सन हु हैज नॉट अलॉटेड अ पेन बट पोजेसेस आधार नंबर। तो इन्होंने बोला आप कैसे, आपको पेन अलॉट किया जाएगा अगर आपके पास आधार है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास आधार नहीं है, आपका पैन नंबर नहीं है, तो आधार के बेस पे भी इनकम टैक्स की रिटर्न चली जाएगी। इंटरचेंजेबिलिटी कर दी, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके पास नहीं है तो मे फर्निश इंटीमेट आधार नंबर इन प्लेस ऑफ पैन, ये भी मैंने लिखवाया। तो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन भी हमने की हुई है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, तो 31 दिन 20 की रिटर्न आधार के बेस पे चली जाएगी। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके नॉलेज के लिए, तो आप अप्लाई करिए। और मैं देख लेता हूं इसमें और कुछ है तो, और इसमें लिखा हुआ है, और जो पर्सनल अलॉटमेंट ऑफ पेन है वो अपना आधार इंटीमेट कर दिए, ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस रूल, ठीक है। तो ये सेम बात है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो बच्चों आपके पास अगर आधार है तो अपना आधार इंटीमेट करिए, ठीक है। और इसमें एक लिखा है इन्होंने कि एवरी पर्सन जिसके पास एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार शैल इंटीमेट आधार नंबर टू प्रिंसिपल, तो वो अपना आधार नंबर इंटीमेट कर देगा गवर्नमेंट की अथॉरिटी प्रिंसिपल डायरेक्टर को। मतलब जैसे पैन नंबर नहीं है तो आधार नंबर इंटीमेट कर देगा उसके, तो उसकी रिटर्न भी चली जाएगी और इस अथॉरिटी को वो इंटीमेट करके चलेगा। तो बच्चों अमेंडमेंट मैंने बोला था ज्यादा नहीं है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट थी, यही अमेंडमेंट थी। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, आरटीपी के अंदर इंटीग्रेट केस स्टडी है और आरटीपी के अंदर एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, प्लीज आप करिए। और बच्चों मेरी ये बात समझिए, कोई खास अमेंडमेंट नहीं थी, मैं रुका इसलिए पढ़ा था, मैंने कहा शायद बच्चों को फेस टू फेस ही बुला लूंगा सेंटर पे, उनसे मिल भी लूंगा, लेकिन लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसीलिए मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं हमारे जो चेंजेस थे, एक हमारा कैप गेन का जो सरचार्ज के रेट्स है वो हो गया। सेकंड हमारे पास बच्चों ये डेप्शन के रेट चेंज हो गए इस पीरियड के अंदर, ठीक है, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा बेनिफिट। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स हमें पता है, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल हमें पता है, और ये सेल्फ असेसमेंट ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, ये मैंने ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है मॉड्यूल में, अलग से कोई बात नहीं है, ये क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। अब बच्चों मेरी बात आप समझिए सभी लोग, 2 मिनट और लूंगा मैं आपके। बच्चों डायरेक्ट टैक्स में सेट ऑफ कंप्यूटेशन, पीजीबीपी, रेजिडेंशियल, आपके पास क्लबिंग, डिडक्शंस। बच्चों पढ़ना सब है, कुछ नहीं छोड़ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इनकी रिवीजन करिए पहले। बच्चों इससे काफी पेपर आ रहा है, इससे काफी पेपर आ रहा है, इसी के बेस पे कंपटीशन का पेपर आ रहा है, रेजिडेंशियल से पेपर, डिडक्शन से पेपर आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने एक बार रिवीजन कर लिया, अब सेकंड टाइम जो भी रिवीजन करेंगे पहले इन टॉपिक से शुरू करें। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इनके स्कैनर स्टडी के क्वेश्चन करें, मॉड्यूल के क्वेश्चन करें, ठीक है। उसके बाद बाकी सिलेबस पढ़ें, अब जो रिवीजन करेंगे इनको फॉलो करें। और जीएसटी के अंदर हम ऑलरेडी अमेंडेड पढ़ चुके हैं, मैंने बैच में जो पढ़ाया था ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ाया है, कोई ऐसे अलग से अमेंडमेंट नहीं है, मैंने बिल्कुल अमेंडेड पढ़ाया था जीएसटी के अंदर जो May 20 के लिए एप्लीकेबल है। और जीएसटी में बच्चों आप मॉड्यूल 1 पहले करिए, फिर मॉड्यूल 2 करिए जीएसटी का, ठीक है। पढ़ना सारा छोड़ना नहीं है, पर डीटी में थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, थोड़ी सी स्टडी मटेरियल्स के अंदर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और बच्चों अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।